हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। ये है हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग ये बात करेंगे कि आप UPSC IAS एग्जामिनेशन के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, आपके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं और आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर IAS इंटरव्यू एग्जामिनेशन। दोस्तों, आपको पता है कि UPSC के IAS एग्जामिनेशन के मेन एग्ज़ाम के दो चरण होते हैं। पहला होता है लिखित रिटन, दूसरा होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, जिसको UPSC पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलती है। तो हम लोग इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे कि आप इस PT के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। आइए फिर शुरू करते हैं। ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ कुणाल श्रीवास्तव। आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज अ सिविल सर्वेंट। मुझे UPSC में 5 टाइम्स इंटरव्यू देने का मौका मिला। 1 टाइम फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस इन 2012 एंड 4 टाइम्स इन सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, जैसे कि आपके PSUs के इंटरव्यू होते हैं, NTPC, भेल, बार्क वगैरह। तो इन सारे इंटरव्यूज़ के बेसिस पे मैंने क्या सीखा वो मैंने इस PPT में बनाया है। ये आप सभी लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध है यूट्यूब के ऊपर फॉर योर बेनिफिट। आइए फिर शुरू करते हैं। हम लोग अपना फोकस करते हैं ओवर UPSC IAS मेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन। सबसे पहली बात, जब भी आप मेन का एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, कुछ लोग सीधा अगले साल के प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे शुरू से लग जाते हैं। मोस्टली लोग फर्स्ट कैटेगरी के होते हैं जो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में लग जाते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ। ओके, लेकिन जिस दिन आपका मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा और आपका नाम उस लिस्ट में है, इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू। उस दिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, मेरा यहाँ पे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि द डे ऑन विच योर मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड एंड यू हैव बीन डिक्लेयर्ड एज सेलेक्टेड, यू नीड टू टेक अ डे और 2 ऑफ। आप अपने प्रिपरेशन को वहाँ रोक दीजिए। आप जो भी कर रहे हो प्रिपरेशन, उसको वहाँ रोक दीजिए। आप अगले साल के प्रीलिम्स प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको रोक दीजिए। आप किसी और एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको भी रोक दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यू नीड टू रीओरिएंट योर स्ट्रैटेजी। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को अब चेंज करना है। आपको अब इंटरव्यू रिगार्डिंग प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आप 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग जाइए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, फिर चले आइए वापस। 1-2 दिन के ब्रेक लेने के बाद आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू को UPSC पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज योर PT और पर्सनैलिटी टेस्ट। आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। इट इज़ नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी इंटरव्यू, इट इज़ ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, देखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट में UPSC बहुत सारी चीज़ों को चेक करती है। जब आप 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे या जब आपका नाम आ चुका है मेन एग्जामिनेशन के रिजल्ट में, तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस अराइज होना शुरू हो जाएगा। भले ही आपने इसके पहले भी UPSC का इंटरव्यू दिया हो या ना दिया हो, दैट इज़ इर्रेस्पेक्टिव। आपको अगर इस साल UPSC का इंटरव्यू देना है तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन तो हमेशा ही आते रहेंगे, जैसे व्हाट इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आपके साथ क्या होगा। ठीक, ये पहला सवाल। दूसरा, हाउ टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस। आप अपना बेस्ट कैसे दें इंटरव्यू में, ये हम लोग बात करेंगे इस वीडियो सीरीज में। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तीसरा, हाउ विल आई बी इवेल्युएटेड। कैसे मूल्यांकन होगा आपका, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। हाउ लॉन्ग विल द इंटरव्यू लास्ट। देखिए, आपका जो इंटरव्यू है UPSC का, वो कम से कम 20-25 मिनट तो चलेगा। ऑन एन एवरेज इतना इंटरव्यू चलता ही है। कुछ लोगों के केस में इंटरव्यू ज़्यादा लंबा जा सकता है, लाइक 40 to 45 मिनट्स ऑल्सो। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत देर तक चला, इसका मतलब आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर इंटरव्यू बहुत देर तक चला, इसका मतलब कि इंटरव्यू पैनल को आप में बहुत इंटरेस्ट था, आपसे खूब अच्छी अच्छी बातें करी, आपको खूब ज़्यादा नंबर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपका इंटरव्यू सिर्फ 15-20 मिनट चला तो इंटरव्यू पैनल शायद आपसे खुश नहीं था, तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह का मिसकंसेप्शन कोई भी अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा। व्हाट इज़ द इंटरव्यू इंटेंडेड टू अकॉम्प्लिश। इसका जवाब आपको UPSC के नोटिफिकेशन में मिलेगा, जो मैंने अगली स्लाइड में रखा है। हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है इंटरव्यू पैनल। ओके, विच बोर्ड विल बी कंडक्टिंग द इंटरव्यू।
ये एक ऐसा सवाल है जो कि सबको परेशान करता है। आप हर साल सुनते होंगे, लोग बातें करते हैं कि एक्स बोर्ड बहुत अच्छे नंबर देता है, वाई बोर्ड बहुत कम नंबर देता है। एक्स बोर्ड में अगर फोरनून सेशन में जाओ तो अच्छे नंबर मिलेंगे, वाई बोर्ड में आफ्टरनून सेशन में जाओ तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसा कोई भी अफवाह, ऐसा कोई भी रूमर आप मत मानिए। क्यों? क्योंकि ये सब बस ऐसी बातें हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं, इसका कोई ग्राउंड नहीं है। ओके, तो ऐसी कोई बात होती नहीं कि कौन सा बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगा, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हो। आइए हम लोग इस सारे फेयर फैक्टर को वन बाय वन करके देखते हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू के दौरान आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना है। आपको जवाब बहुत ऑनेस्टली देना है। आपसे सवाल पूछने वाला पैनल आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली सवाल पूछेगा और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बिल्कुल रिस्पेक्टफुली और ऑनेस्टली जवाब दें। इंटरव्यू का जो पूरा प्रोसेस आप उसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वहाँ पैनल में बोल मत दीजिएगा सर आपकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, आपको बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई वगैरह। तो आप उनसे कैसे बर्ताव करते हैं? उनको पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और आपके अंदर ज़रा भी हिम्मत नहीं होती उनसे झूठ बोलने की। बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होगा यूपीएससी इंटरव्यू में भी। आपके सामने जो लोग बैठे हैं उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस 150 साल के ऊपर है। आप उनके सामने झूठ बोलने की हिम्मत भी ना करें, गलती से भी झूठ ना बोलिएगा। प्लस वो आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी उनको उतना ही रिस्पेक्ट दें और उनको बिल्कुल ऑनेस्टली जो चीज़ पूछा गया है उसका जवाब दें। ठीक, इंटरव्यू के दौरान कोई भी आपका बहुत डीप नॉलेज टेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन होता है, एक बहुत ही प्यार भरा कॉन्वर्सेशन होगा। जब आप बाहर निकलेंगे ना इंटरव्यू बोर्ड से, आप जब रिकॉल करिएगा, आपको लगेगा कि आपको मौका मिला कि आप बहुत ज़्यादा लर्नेड लोगों के साथ बातें करने के बहुत खुशी मिली आपको। ये मेरे साथ हर बार हुआ है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ओके, हाउ टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज में कि आपको क्या क्या करना चाहिए और आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक, हाउ विल आई बी इवैल्यूएटेड, ये आपका नेक्स्ट स्लाइड में आएगा ही आएगा। इंटरव्यू के बारे में बताया आपको, कम से कम 20 मिनट और मैक्सिमम 40 to 45 मिनट। देखिए होता क्या है कि यूपीएससी में एक चेयरमैन है प्लस 8 या 10 मेंबर्स होते हैं। आपको पता है यूपीएससी संवैधानिक बॉडी है, राइट। अब देखिए यूपीएससी में जो चेयरमैन होता है, दैट चेयरमैन विल नॉट कंडक्ट इंटरव्यू। चेयरमैन जो है यूपीएससी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, बट चेयरमैन के अलावा जो आपके 8 या 10 मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। हो सकता है कि यूपीएससी इन 8 लोगों में से किन्हीं 4 को नॉमिनेट कर दे फॉर कंडक्टिंग आईएएस इंटरव्यू, बाकी लोग किसी और एग्जाम का इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो आपका जो इंटरव्यू पैनल होगा उसमें आपका यूपीएससी का एक मेंबर बैठा होगा जो कि उस पैनल का चेयरपर्सन होता है। ठीक, उस चेयरपर्सन के अलावा और 4 लोग बैठे होंगे जो कि इनवाइटीज होते हैं, उनको बाहर से बुलाया जाता है। तो आपका पैनल इस तरह का दिखेगा, बीच में आपका चेयरमैन होगा, यहाँ मेंबर 1, यहाँ मेंबर 2, यहाँ मेंबर 3 और यहाँ मेंबर 4, और आप बैठे होंगे बिल्कुल उनके सामने। इनका टेबल या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर ओवल शेप्ड टेबल होगा। ठीक है, तो मेंबर 2, मेंबर 4 बिल्कुल आपके लेफ्ट राइट में बैठे होंगे। मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं ये तो आपके या तो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स होंगे या फिर हो सकता है कि ये किसी प्रोफेसर वगैरह को बुला सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों या कोई एनजीओ के मेंबर हों जो वेल रेपुटेड हैं, अपने अपने एरिया में एक्सपर्टीज उन्होंने हासिल की है। ठीक, इन सभी लोगों का कंबाइंड एक्सपीरियंस 150 से 200 साल के बीच में होगा। दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, लेकिन ये लोग आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएंगे, ये लोग आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएंगे। ठीक, ये चेयरमैन होगा, ही और शी इज ऑलवेज द मेंबर ऑफ यूपीएससी। ओके, प्लस यूपीएससी हर बार कोशिश ये करती है कि इन 5 मेंबर्स में से, यानी चेयरमैन प्लस 4 मेंबर में से एटलीस्ट 1 या 2 लेडी मेंबर्स ज़रूर हो। लेडी ऑफिसर हो या लेडी प्रोफेसर हो या लेडी सोशल एक्टिविस्ट हो, ज़रूर हो। ओके, तो आपको 1 या 2 लेडी मेंबर हर पैनल में ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है चेयरमैन खुद भी लेडी ऑफिसर हो। ओके, नाउ आपके जो मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के, वो डिपेंड करता है सोनली अपॉन दिस पर्सन हु इज द चेयरपर्सन ऑफ योर पैनल। नॉर्मली होता क्या है, देखिए आपका इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, राइट। इसको चेयरपर्सन चाहे 2 तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं। चेयरपर्सन बोलेगा कि 75 मार्क्स मेरे पास हैं प्लस ऑल 4 मेंबर्स है 50 मार्क्स ईच। सभी लोग अपना अपना
मार्किंग करेंगे फॉर अ गिवन कैंडिडेट, लास्ट में हम लोग सभी के मार्क्स को जोड़ करके 275 में जितना आएगा वो मार्क्स अवार्ड कर देंगे। गुड डेमोक्रेटिक वे ऑफ अवार्डिंग मार्क्स टू अ कैंडिडेट। सेकेंड ये है कि चेयरपर्सन एलोन आपको मार्क्स अवार्ड करे। इन एनी केस, पहला तरीका हो या दूसरा तरीका हो, चेयरपर्सन इज द होल एंड सोल अथॉरिटी फॉर अवार्डिंग मार्क्स टू यू। चेयरपर्सन का वर्ड फाइनल है, चेयरपर्सन जितना चाहे आपको उतना मार्क्स दे सकता है, राइट। ऐसा कई बार हुआ है मेरे जान पहचान के लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि मेंबर्स के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मैं ठीक से नहीं दे पाया, बट चेयरपर्सन के सवालों का जवाब अच्छे से दे पाया। चेयरपर्सन ने कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट भी किया है। चेयरपर्सन कई बार इंटरव्यूई को बोल भी देते हैं कि आपका आंसर बहुत अच्छा है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ऐसा होता है। उन केसेस में देखा गया है कि इंटरव्यू के मार्क्स काफ़ी अच्छे मिले, लाइक 190, 195 एंड सो ऑन, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेंबर्स के जवाब ठीक से नहीं दे पाए। तो चेयरपर्सन इज द होल एंड सोल अथॉरिटी फॉर अवार्डिंग यू मार्क्स। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चेयरपर्सन इज द पर्सन हु इज योर गॉड इन द इंटरव्यू पैनल। ओके, अब देखिए, विच बोर्ड विल कंडक्टिंग द इंटरव्यू। ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता है सभी लोगों को। ये सवाल आपको बार बार हॉन्ट करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी हैबिट होती है कि जिस दिन मेन एग्जाम का रिजल्ट आया उस दिन से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उन ग्रुप्स पे प्रोडक्टिव डिस्कशन करने की बजाय हम लोग इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बाकी लोगों के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट में किस चेयरपर्सन का जिक्र है, किस चेयरपर्सन के बारे में बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। इस तरह का टाइम वेस्टेज आप बिल्कुल मत करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएससी का जो बोर्ड है वो बहुत एक्सपीरियंस बोर्ड है। उनके अंदर कोई बायस नहीं होता, या अगर बायस होता भी होगा तो बायस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते इफेक्ट करे आपके इंटरव्यू प्रोसेस को। ठीक, यूपीएससी का पैनल बिल्कुल कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल तरीके से आपका इंटरव्यू लेगा। कोई भी स्टीरियोटाइप अपने दिमाग में लेकर बिल्कुल भी ना जाएं आप कि इस पैनल में मार्क्स कम मिलते हैं, उस पैनल में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा कुछ भी ना सोचें। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सा पैनल आपका इंटरव्यू लेने वाला है ये आपको पता ही नहीं चलेगा अंटिल 30 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू अराइव्स। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आप पहुंचेंगे यूपीएससी ढोलपुर हाउस। बाहर आपको कुछ लाइन में वेट करना पड़ेगा, फिर आपकी एंट्री होगी, फिर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करने वाले से आप पूछ सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू किस पैनल में है। हो सकता है शायद उसको पता हो, बता भी दे। हो सकता है कि उसको पता हो ना बताए, आपके मजे लेने के लिए, क्योंकि सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं, वो बेचारा अपना काम करेगा या आपकी हेल्प करेगा। लास्टली जब आपका इंटरव्यू का नंबर आएगा तो जिस पैनल में आपका इंटरव्यू है उस चेयरपर्सन का जो स्टाफ होगा या पियोन होगा वो आएगा आपको एस्कॉर्ट करने के लिए उनके रूम के बाहर तक। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पूछ सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू किस पैनल में है। हो सकता है वो आपको बता दे, नहीं बताएगा तो जब आप पहुंचेंगे रूम के बाहर आप देख लीजिए किसका नाम लिखा हुआ है, उन्हीं के साथ आपका इंटरव्यू है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आपको आधे पौन घंटे से ज़्यादा पहले पता चलेगा नहीं कि इंटरव्यू किसके साथ है। तो क्यों इस चीज़ के पीछे आपको अपना टाइम वेस्ट करना है। आप यकीन मानिए यूपीएससी की जिम्मेदारी है आपका बेस्ट निकालना आपके इंटरव्यू में। यूपीएससी ने अपना पैनल बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किया है। तो आप इस तरह की अफवाह बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि इस पैनल में कम मार्क्स मिलते हैं, उस पैनल में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये सब बिल्कुल फालतू की बातें हैं, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट आप इन चीज़ों से बच के रहिए। इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज होगा। और इंटरव्यू पैनल जब आपके साथ कोई स्टीरियोटाइप नहीं एसोसिएट कर रहा है तो आप क्यों इंटरव्यू पैनल के अगेंस्ट प्रिजुडिस होकर के जाएंगे इंटरव्यू देने कि ये पैनल ज़्यादा मार्क्स देता है, ये पैनल कम मार्क्स देता है। नो, इसलिए इस तरह के सवाल को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप बस ये सोचिए कि आपको कुछ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, वेल लर्नड एंड वेल बिहेव्ड लोगों ने बुलाया है बातें करने के लिए, देखने के लिए कि आप कितने सूटेबल हैं टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, बस और कुछ नहीं, राइट। तो ये जो फियर फैक्टर का स्लाइड है आपका, इसमें मेरा मेन पर्पस ये था आपको ये बताना कि क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कौन सा बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगा। आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, राइट। अब देखिए, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है उस नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने लिखा होता है कि इंटरव्यू टेस्ट में क्या हम लोग असेस करना चाहते हैं। जैसे मेन का होता है, प्रीलिम्स का होता है, वैसे इंटरव्यू टेस्ट के लिए यूपीएससी देखिए क्या लिखती है। इस पार्ट को हम में से कोई नहीं पढ़ता या बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। मैंने इस स्लाइड को जानबूझ के इंक्लूड किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको पता हो कि इंटरव्यू में आपके साथ क्या एक्सपेक्ट करती है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग आपसे क्या उम्मीद लगाकर बैठा है। देखिए,
यूपीएससी लिखता है और आप मेरे साथ पढ़िए इसको। द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाई अ बोर्ड। बोर्ड का मतलब नॉट वन मेंबर, देयर विल बी मोर देन वन मेंबर। इसका मतलब चेयरमैन प्लस 4 मेंबर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो एक बोर्ड होगा। बोर्ड क्यों? हो सकता है कि एक पर्सन आपको प्रॉपर्ली जज ना कर पाए, तो 1+4 फॉर्मेट में 5 लोगों को बिठा दिया, सभी लोग आपको मिलकर जज कर सकें। ठीक। हु विल हैव बिफोर देम अ रिकॉर्ड ऑफ हिज करियर, हिज और हर करियर। ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है। आप लोगों ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। इस फॉर्म में क्या क्या भरा आप लोगों ने? अपने पर्सनल डिटेल्स भरे, एजुकेशन डिटेल्स भरे, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भरे, सर्विस चॉइस भरा, कैरियर प्रेफरेंस भरा फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ कोर्स। इसके अलावा आप लोगों ने अपने हॉबीज़ भरे, आप लोगों ने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ भरा। आपका पूरा रिकॉर्ड इंटरव्यू पैनल के पास पहले से रहता है। अब देखिए जो आपने डैफ भरा है ना, इस डैफ की पूरी कॉपी होगी एक चेयरमैन के पास। बाकी डैफ में जो समरी शीट होती है 1 पेज की, वो हर मेंबर के पास होगी। यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं, ऐसा कई बार यूपीएससी के मेंबर्स करते हैं कि आगे आने वाले हफ्तों में किन लोगों का इंटरव्यू लेना है उनके डैफ को पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि वो खुद अच्छे से रिसर्च कर सकें कि इस कैंडिडेट से क्या सवाल पूछने हैं। ठीक है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो अपने काम को डिलीजेंटली करने के लिए एडवांस से प्लानिंग करके चलते हैं। ठीक, सारे नहीं भी करते होंगे, फिर भी बहुत लोग इस काम को सीरियसली करते हैं कि हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहें कि इंटरव्यू में क्या पूछना है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि जो मेंबर्स है इसके पास आपकी डैफ की पूरी कॉपी नहीं है। जब आप वेट कर रहे होंगे ना अपने इंटरव्यू का, तो अंदर जो चेयरमैन और 4 मेंबर्स बैठे हैं वो आपस में डिस्कस कर लेंगे मोस्टली कि इस बच्चे से इस टॉपिक पे कौन कौन क्या सवाल पूछेगा। ठीक, हो सकता है कोई मेंबर बोले कि मुझे पूरा डैफ दे दीजिए, मैं इस बार डैफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी लोग आप लोग जनरल अफेयर से क्वेश्चन पूछ लीजिए। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो आपका पूरा रिकॉर्ड उनके पास ऑलरेडी है। रिकॉर्ड आपने जो भर के दिया है, आप उसके एक एक शब्द के लिए फॉर ईच एंड एवरी वर्ड यू आर अकाउंटेबल। आपने एक एक शब्द जो लिखा है अपने डैफ में, आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं। आपको एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो सीरीज में बताऊंगा कि डैफ से क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। तो बात ये है कि आपका पूरा करियर का रिकॉर्ड उनके पास ऑलरेडी है, मतलब दे नो यू बिफोर यू नो देम, दे आर हैविंग एन एडवांटेज देयर। ठीक है, आप तो पहली बार मिलेंगे पैनल से, उनके मेंबर से। मेंबर्स में भी आप सिर्फ चेयरमैन का नाम जान सकते हैं, बाकी का तो नाम पता भी नहीं चलेगा आपको कौन है। तो दे ऑलरेडी नो यू बिफोर यू नो देम। ठीक है, आइए आगे आते हैं। ही और शी विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। इस लाइन को आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय जनरल इंटरेस्ट? देखिए, किसी कैंडिडेट का जनरल इंटरेस्ट किन चीज़ों में हो सकता है? एक तो उसके आसपास जो करंट अफेयर्स की चीज़ें चल रही हैं उसमें इंटरेस्ट होगा, जो आजकल न्यूज़ में मैटर्स आ रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा कैंडिडेट का अपने एरिया में इंटरेस्ट होगा, और अपने एरिया में भी यूपीएससी सिर्फ जनरल इंटरेस्ट के ही सवाल पूछेगी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। मैंने यूपीएससी एग्जाम अटेम्प्ट किया थ्रू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल। ठीक, मेरे से किसी भी इंटरव्यू में कभी भी इन डेप्थ जाकर के क्वेश्चन नहीं पूछा गया और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, कभी भी इन डेप्थ नहीं गए। जब भी सवाल पूछा है मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट पूछा है। जैसे व्हाट इज अ स्मार्ट मीटर, मेरे से एक बार मैडम ने पूछा इंटरव्यू में। मेरे से पूछा कि ये बताओ कुणाल की सोलर एनर्जी की प्राइस क्या चल रही है पर यूनिट में। इस तरह के सवाल जो कि बिल्कुल जनरल इंटरेस्ट के सवाल हैं। अब यहाँ पे एक डाउट को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत नॉलेज तो है नहीं, कहीं मेरे से इन डेप्थ क्वेश्चन न पूछ लें। हो सकता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, कहीं आपसे बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन न पूछ लें। हो सकता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कहीं आपसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं पूछ लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत लोगों के अंदर ये डर रहता है कि मेरे से इन डेप्थ क्वेश्चन तो नहीं पूछ लेंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू एक बहुत जनरल कॉन्वर्सेशन है। इन डेप्थ नॉलेज आपकी टेस्ट की जा चुकी है थ्रू प्रीलिम्स एंड मेन रिटन एग्जामिनेशन। उसको बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज ना हो तो भी चलेगा। नॉलेज तो होनी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो सवाल पूछे जाएंगे वो मोस्टली जनरल इंटरेस्ट के सवाल होंगे। जैसे मेरे से पूछा गया ना, स्मार्ट मीटर क्या है, सोलर एनर्जी की प्राइस क्या चल रही है, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल।
ये बिल्कुल जनरल इंटरेस्ट के सवाल हैं, इसको कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है। मेरे से इसलिए पूछा गया क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने इस सब्जेक्ट को लिया एज ऑप्शनल। ठीक। एक दूसरा डाउट यहाँ पे, कई लोग ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को छोड़ करके किसी और सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल बनाते हैं। गुड, वेरी गुड, ऐसा करना भी चाहिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसको आप ऑप्शनल बनाइए, उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो ये डर लगा रहता है कहीं मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में इन डेप्थ सवाल तो नहीं पूछ लेंगे। देखिए, ये डर सही बात है, ये डाउट होता है कैंडिडेट्स के मन में। मेरे साथ ये डाउट नहीं था क्योंकि मेरा मोस्टली सब्जेक्ट सेम रहा, लेकिन कई लोग चेंज करते हैं। अब इस तरह के भी डाउट में ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के। जैसे मान लीजिए कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आपने ऑप्शन ले लिया ज्योग्राफी। लेते हैं लोग बिकॉज अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो लेना चाहिए। गुड डिसीजन, आपने डिसीजन को सही प्रूव भी कर दिया बाय रीचिंग द इंटरव्यू स्टेज। बट हो सकता है कि आपके मन में ये डर हो कि मेरे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत इन डेप्थ सवाल तो नहीं पूछ लेंगे। बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, डेट इज इट, और कुछ भी नहीं। बेसिक्स में भी मोस्टली वो चीज़ जो करंट अफेयर्स में चल रही हो। जैसे मान लीजिए नोबेल प्राइज़ मिला हो फिजिक्स में, है ना, उसका कुछ रिलेशन हो आपके सब्जेक्ट के साथ, इतना भी पता हो अगर आपको तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करना है और अगर आपको डर लग रहा है कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में इन डेप्थ जा सकते हैं, तो भी आप ये करिए कि अपने आप इंजीनियरिंग कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं। उसको देख लीजिए, उसके बियॉन्ड कोई नहीं जाने वाला। और अगर जाते भी हैं, आप एक बार बोल देंगे पोलाइटली कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो वो फिर उस चीज़ को वहीं ड्रॉप कर देंगे। दिस थिंग विल नॉट गो अगेंस्ट यू, बिल्कुल आपके खिलाफ नहीं जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी क्वेश्चन पूछा गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने क्वालिफाई किया इंजीनियरिंग सर्विस को, अटेम्प्ट द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मेरे से एक सवाल पूछा गया था इन डेप्थ, मैंने पोलाइटली मना कर दिया सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, उसको वहीं ड्रॉप कर दिया और फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले गए। मेरे मार्क्स पे मुझे नहीं लगता उसको कोई फ़र्क पड़ा भी होगा। ओके, नेक्स्ट आइए। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यू इज टू असेस द पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अ कैरियर इन पब्लिक सर्विस। तो ये आप जो कह रहे थे कि आपका इंटरव्यू के दौरान क्या एक्सपेक्टेशन होता है यूपीएससी का, तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन। ये देखना कि आप कितने सूटेबल हैं टू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक, नाउ अब देखिए, बाय अ बोर्ड ऑफ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो बोर्ड है वो बहुत ही प्रोफेशनल है, उसकी जिम्मेदारी है कि आपका इंटरव्यू अच्छे से हो। ठीक है, उनके अंदर कोई बायस नहीं है, तो आप भी अपने साथ कोई बायस लेकर मत जाइए। ओके, द टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल कैलिबर ऑफ द कैंडिडेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल कैलिबर? आपके क्या मानसिक गुण हैं? देखिए, इसका जवाब यूपीएससी खुद ही आगे लाइन्स में देगी, मैं आपको सारे क्वालिटीज गिनाऊंगा अभी। In broad terms, this is really an assessment of not only his or her intellectual qualities, but also social traits. Social traits क्या होते हैं आपके? सामाजिक गुण। आप कैसे मिलते जुलते हैं लोगों से, कैसे बातें करते हैं, आपका कितना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, क्या आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं, क्या आप एक टीम प्लेयर हैं, क्या आप लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, क्या आप एक ऑल इंक्लूसिव अप्रोच रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आपके अंदर कोई सोशल बायस तो नहीं। ये सारी चीज़ें भी चेक हो जाती हैं आपके इंटरव्यू में, जिस तरीके से आप जवाब देते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज से और आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स से। ठीक है, एंड हिज इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स। अब ये चीज़ तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है करंट अफेयर्स बहुत देखना पड़ता है फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इन दोनों पेपर को डेली अगर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस सब करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। बट एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि राज्यसभा टेलीविज़न के जो डिबेट्स होते हैं यूट्यूब पे, इसको देख सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में कोई भी आर्टिकल होगा, कोई एक बंदा है, कोई एक बंदी लिखेगी, या मैक्सिमम तो 2 लोग उसको को ऑथर करेंगे। ठीक है, उसमें हर तरह का व्यू पॉइंट नहीं आ सकता। या तो अगर कोई सीरीज ऑफ आर्टिकल हो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस क्या करता है कि किसी एक दिन कोई एक ऑथर अगर आर्टिकल लिखेगा तो अगले दिन ऑथर नंबर 2 उस आर्टिकल को क्रिटिसाइज करने का आर्टिकल लिखेंगे, तो आपको 2 दिन वेट करना पड़ता है उसके लिए। बट RSTV के डिबेट्स में अगर आप देखेंगे तो एक ऑल इंक्लूसिव पैनल बुलाया जाता है, जिसमें कि कई सारे लोग आते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। वो सभी लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं
So it becomes easier for you to grasp the overall traits of any given problem in a much lesser time if you watch these debates. I will highly recommend कि आप RSTV के डिबेट्स देखिए, बाकी न्यूज़ वगैरह आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं. ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज्ड आर. अब देखिए यहाँ मेंटल अलर्टनेस से लेकर के इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी तक जो क्वालिटीज़ हैं यही है आपके मेंटल कैलिबर. ठीक, मेंटल अलर्टनेस इसका मतलब क्या होता है, हम लोग एक एक टर्म को देखेंगे क्या मतलब होता है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है यूपीएससी. देखिए मेंटल अलर्टनेस का मतलब कि आप कितना क्विक रिस्पॉन्स देते हैं. नाउ हियर you need to understand difference between response and reaction. देखिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आया that is like an external stimuli to you. ठीक, आपको इसके जवाब में कुछ बोलना है. अब आप बोलने से पहले कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, that is the differentiating factor between reaction and response. अगर आप सोच समझ के बोलते हैं या करते हैं that is your response, और अगर आप क्विकली करते हैं बिना सोचे समझे that is your reaction. That is called as knee jerk reaction also. ठीक है, यूपीएससी बोर्ड एक्सपेक्ट करती है कि आपसे जो कुछ ही पूछा जा रहा है आप पहले उसको समझिए, उसके ऊपर सोचिए, फिर बोलिए. ठीक, लेकिन ये सारा करने में आपको वक्त कम लगना चाहिए. आप यंग हैं, आप एग्जामिनेशन का मेन एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, यू आर एम्बिशियस, यू आर मोटिवेटेड ऑल्सो, तो आपका रेस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए. बट रेस्पॉन्स टाइम शुड नॉट बिकम रिएक्शन टाइम. ठीक है, तो आप सोच समझ के बोलिए. अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है आप वो बिल्कुल पोलाइटली बोल सकते हैं कि सॉरी सर, सॉरी मैडम, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन. वो इमीडिएटली रिपीट कर देंगे और ये चीज़ आपके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये दिखाता है कि आप सीरियस हैं पहले सवाल को अच्छे से समझने के लिए. ठीक है, तो अलर्ट हो रहना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है. अच्छा, अलर्टनेस में एक और डाउट आता है कुछ लोगों को, कई बार ऐसा हुआ भी एक्चुअल इंटरव्यू में कि मान लीजिए कोई मेंबर 1 मेरे से सवाल पूछ रहा है, उसके सवाल के मैं जवाब दे रहा हूँ, सडनली मेंबर 3 जो मेरे लेफ्ट तरफ बैठे हैं वो सडनली कोई एक सवाल बीच में पूछते हैं. अब मैं जवाब किसी और सवाल का दे रहा हूँ, पूछ किसी और ने कुछ दिया. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए. इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है और यहाँ पे आप एक्चुअली में आंसर क्या देते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर कैसे देते हैं. क्या आप जो जवाब दे रहे हैं किसी एक मेंबर को, उसको वहीं पर आप रोक करके इस मेंबर को जवाब देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. आप क्या करेंगे कि आप जिसको जवाब दे रहे हैं उसको जवाब देते हुए आप थोड़ा पॉज ले लें, फिर जिस मेंबर ने बीच में सवाल पूछा उसको बोले कि सर या मैडम, इफ़ यू कैन प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई वुड लाइक टू फिनिश माई आंसर. आप फिर जवाब दें, जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आप टर्न करें इनके तरफ, फिर इनके सवाल का जवाब दें और स्टार्ट करें कि सर एज यू आर आस्किंग दिस, देन माई फीलिंग इज़ दिस, या माई ओपिनियन इज़ दिस, या माई आंसर इज़ दिस. ठीक है, ये भी आपका मेंटल अलर्टनेस का एक अच्छा क्वालिटी है कि आप अलर्ट हैं कि किसी और ने बीच में सवाल पूछ भी लिया तो भी आप जो ऑलरेडी काम चल रहा है, जो ऑलरेडी जवाब दे रहे हैं उसको कंप्लीट किया, उसके बाद लौट करके आए, उनका सवाल दिमाग में आपके स्टोर्ड था और आपने फिर जवाब दिया. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर मेंटल अलर्टनेस. ओके, नेक्स्ट आइए, क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन. देखिए मेन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है क्रिटिकली एनालाइज. क्या करते हैं हम लोग उस क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन में शॉर्ट कमिंग्स वगैरह जो है उनको मेंशन करते हैं, फिर बताते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है. क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन का मतलब क्या है, कोई भी इशू होता है उस पर कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं. देयर आर मेनी 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 पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन एनी इशू. आप कोई भी इशू ले लीजिए जो करंट अफेयर्स में चल रहा हो, सरकार का अपना कुछ स्टैंड होगा, ऑपोजिशन पार्टी का अपना कुछ स्टैंड होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सीएसओ इनको कहते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज, उनका अपना कुछ स्टैंड होगा. इन सारे स्टैंड्स में एक दूसरे क्रिटिसिज्म भी करते हैं. सरकार क्रिटिसाइज करेगी ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करेगा सरकार को, मीडिया क्रिटिसाइज करेगी और पॉलिटिकल सिस्टम को, वगैरह वगैरह. मतलब ऑल स्टेक होल्डर्स जो है किसी भी इशू में, इन सभी के अपने आपस में भी क्रिटिक्स होते हैं. इनके सभी के आपस में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको लेकर दूसरे स्टेक होल्डर क्रिटिसाइज कर सकते हैं इनको. यहाँ यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कोई भी एक स्टैंड को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करें. ठीक है, आप किसी भी एक स्टैंड को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें. आप क्या करें कि आप सभी के स्टैंड को समझें. आप में कम से कम इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपसे
कोई भी स्टेक होल्डर कुछ भी कह रहा है, आप उसके पोजीशन को समझें, उसको ध्यान से सुने, उसको समझें, और आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को भी देख पा रहे हैं कि नहीं। भले ही आप डिसीजन लास्ट में कोई भी लें, भले ही आप लास्ट में सरकार का ही स्टैंड अडॉप्ट करें, लेकिन जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको, क्या आप उनके स्टैंड को समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, एक पुरानी कहावत है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ वेल एजुकेटेड माइंड, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ वेल एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू इंटरटेन एनी थॉट विदाउट कंप्लीटली एक्सेप्टिंग इट। मतलब अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, अगर आपका दिमाग सोचने वाला दिमाग, अगर आप एक थिंकिंग पर्सन हैं, तो आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी थॉट को एनालाइज करें, किसी भी थॉट को एंटरटेन करें, उसके प्रोज कॉन्स को देखें, बिना उस थॉट को कंप्लीटली एक्सेप्ट किए हुए। आप उसको अपनाएं या ना अपनाएं, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन क्या आप उस थॉट को समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप उस थॉट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, क्या आपको बोला जाए उस थॉट को डिफेंड करो, आप डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये होता है आपका क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन। तो किसी भी ओपिनियन को बनाने से पहले आपका किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हर डिफरेंट एंगल से, हर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टैंड्स क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए लोग इस बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली कहाँ से आएगा आपको, मैंने आपको बताया डिबेट्स वगैरह देखेंगे तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और मेरे स्टेट बिहार में इशू है प्रोहिबिशन का। इशू क्या है, इसके ऊपर तो लॉ ही बना हुआ है, बट इसके ऊपर डिबेट बहुत होते हैं। मेरे सवाल पूछ ले गए इंटरव्यू में कि इज प्रोहिबिशन जस्टिफाइड, व्हाट डू यू थिंक कुणाल। जवाब जो मैंने दिया उसमें मैंने दोनों साइड के पॉइंट्स को रखा। अल्टीमेटली स्टैंड मैंने वही लिया, और आपसे भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि स्टैंड आप मोस्टली वही लिए, गवर्नमेंट का स्टैंड है, बिकॉज लॉ इज लॉ, यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ। इफ यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट देन यू हैव टू अपहोल्ड द लॉ ऑफ द लैंड, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। ठीक है, तो लॉ तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते, बट लॉ के अगेंस्ट लोग क्या बातें कर रहे हैं उनका भी स्टैंड पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन। आप लोग जब इंटरव्यू प्रिपरेशन में लग जाएंगे तो आप लोग किसी भी टॉपिक के सारे स्टैंड पॉइंट्स को सारे पर्सपेक्टिव से देखिए, और आप खुद से सवाल पूछिए कि इस पर्सपेक्टिव में क्या शॉर्टकमिंग है, इस पर्सपेक्टिव में क्या अच्छा है, तब जाकर आपका एक होलसम पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इस चीज़ को कर भी रहे होंगे, बट इट इज़ माई ड्यूटी टू रिमाइंड यू कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है इन इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। देखिए इसका क्या मतलब है। एक्सपोजिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कैसे बोलते हैं या आप क्या बोलते हैं, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, वर्ड्स का सिलेक्शन, आपका आई कांटेक्ट, और आपका बॉडी मूवमेंट अगर कुछ हो रहा है तो वो भी, ऑल दिस कम्स अंडर एक्सपोजिशन। यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू बी क्लियर एंड हैव अ लॉजिकल एक्सपोजिशन। अब देखिए इसका क्या मतलब है। क्लियर का मतलब ये होता है आप जो बोल रहे हैं उसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर हो, आप जो बोल रहे हैं उसमें वर्ड्स का सिलेक्शन वही हो जो कि आपके थॉट्स में। एंड लॉजिकल का मतलब कि आप जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ हो, आप जो बोल रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे हम लोग जब एस्से लिखते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में, तो हम लोग ध्यान रखते हैं इस बात का कि आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाते वक्त रैंडम जंप नहीं मारिए, आप हमेशा एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ को लॉजिकली कनेक्ट कीजिए। दैट इज द सेम थिंग हियर ऑल्सो, कि जो आपका थॉट प्रोसेस है, यूपीएससी आपके थॉट प्रोसेस को देखेगी, आपके सोचने का डायरेक्शन और सोचने की कैपेसिटी कितनी है, दैट डिफाइंस योर थॉट प्रोसेस। तो आपका थॉट प्रोसेस लॉजिकल होना चाहिए, मतलब एवरीथिंग दैट यू थिंक इट शुड कम फ्रॉम प्रीवियस थॉट, जो कि लॉजिकली डराइव होकर आना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मेरे साथ भी होती है, हुई भी थी, आपके साथ हो सकता है हो, वो ये होता है कि यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान या इवन मॉक इंटरव्यूज के दौरान थोड़ी नर्वसनेस रहती है माइंड में, और ये होना भी चाहिए। नर्वसनेस थोड़ा सा हो तो अच्छी बात है, नर्वसनेस अगर होगी तो ही आप चीज़ों को सीरियसली भी लेंगे। अगर नर्वसनेस नहीं होगी तो मे भी शायद आपका एटीट्यूड बिल्कुल कैजुअल हो जाए और ये आपके अगेंस्ट जाएगा इन द इंटरव्यू। आपका एटीट्यूड कैजुअल बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए वहाँ पे। थोड़ी नर्वसनेस होना अच्छी बात है, इसको एक्सेप्ट करिए। बट नर्वसनेस की वजह से मेरे साथ
मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। एक प्रॉब्लम ये होती थी कि गला काफ़ी सूख जाता है, तो जब बोलने की कोशिश करेंगे ना तो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्लियरली नहीं हो पाता। अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ तो हुई है, ठीक है, आपके साथ हो सकता है हो, भगवान करे ना हो तो अच्छा है। नर्वसनेस की वजह से अलग अलग लोगों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम नंबर 1 ये थी कि गला थोड़ा सूख जाता है, तो बोलने में दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होता और बोलते वक्त कई सारे वर्ड स्किप हो जाते हैं या कुछ वॉवल्स वगैरह स्किप हो जाते हैं। अब इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मॉक इंटरव्यूज देने से ज़्यादा फोकस इस बात पे किया कि आईने के सामने खड़े हुए खुद बोलूँ। खुद से सवाल पूछ लीजिए आप कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई डू वांट टू बी आईएएस वगैरह वगैरह, और आप इन सवालों के जवाब आईने के सामने खड़े होकर के उसी ड्रेस में दीजिए जिस ड्रेस में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। ठीक, इससे क्या होगा, आपकी फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी खुद के साथ और प्रेशर सिचुएशन के साथ। तो जब एक्चुअली में आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए ना, तो आपका गला नहीं सूखेगा। और मेरे साथ इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, प्रैक्टिस करने का फ़ायदा हुआ। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। अगर आपका गला नहीं सूखता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सूखता है तो इस चीज़ को करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, और अगर आप क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं, देन अ श्योर शॉर्ट टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंसेज कि आप मिरर के सामने बैठ करके खुद को देखते हुए सवाल जवाब करिए। ये कई सारे एक्टर्स वगैरह भी जो होते हैं, मेथड एक्टर्स खासकर, वो लोग आईने के सामने खुद को एक्टिंग करके दिखाते हैं कि मैं कैसा एक्ट कर रहा हूँ। आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। अच्छा, एक्सपोजिशन के टाइम पे आपका बॉडी लैंग्वेज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि आपको कैसे एंटर करना है, कैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना है, कैसे सर हिलाना है, कैसे बैठना है, कैसे हाथों को रखना है, कैसे स्माइल करना है, कैसे जवाब देना है, वो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा, ठीक है। बट द थिंग इज दैट योर एक्सपोजिशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इंटरव्यू का। देखिए, मेरे साथ एक बार एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई इंटरव्यू में। अनफॉर्चुनेट इसलिए था क्योंकि ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। हुआ ये था कि फरवरी का मंथ था, इंटरव्यू का टाइम था। मैं गया प्रॉपर सूट वगैरह पहन के, 2 पीस सूट पहन के, वेल ड्रेस होके ग्रूम होकर गया इंटरव्यू देने के लिए। ठंड का टाइम था, अर्ली फेब का टाइम था वो, तो बाहर के लिए तो सूट ठीक है। आप यूपीएससी के बाहर या लाइन में खड़े हैं या अंदर बैठे हैं चेंबर में, उस दिन काफ़ी कुहासा भी था, तो ठंड लग रही थी, सूट ठीक है पहन लिया। सूट इनफैक्ट पहनना भी चाहिए। मैं इस पर सेपरेट बात करूंगा कि आपका ड्रेसिंग क्या होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, बट फिलहाल सुनिए मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं गया पैनल के सामने, रूम में एंटर किया, विश किया, सब कुछ ठीक चल रहा है, बैठ गया, सवाल जवाब पूछ रहे हैं, 1-2 शुरू के सवाल काफ़ी अच्छे हुए। उसके बाद जैसे ही पहले मेंबर पे इंटरव्यू गया, उन्होंने ये देखा कि कुणाल तुमने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है। मैंने कहा यस सर, एक इलेक्टिव था मेरा। बस अब वो इकोनॉमिक्स पे उन्होंने पता नहीं 8-10 लाइन का एक स्टेटमेंट बोल दिया मेरे सामने। मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि वो बोलना क्या चाह रहे थे। उस वक्त तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मुझे लगने लगी टेंशन, प्लस अंदर उन लोगों ने हीटर ऑन कर रखा था और सभी लोग नॉर्मल समर क्लोथ्स में बैठे हुए थे। जो चेयरमैन मैडम थे उन्होंने अपना शॉल वगैरह साइड में रखा था, सिंपल साड़ी में बैठे हुए थे। बाकी सभी लोग शर्ट पैंट में बैठे थे और लेडीज़ भी अपना नॉर्मल कपड़ों में थी, समर क्लोथ्स में। उन्होंने अपने वार्म क्लोथ्स को साइड में रख दिया था और रूम का हीटर ऑन कर रखा था। अब उस इकोनॉमिक्स के सवाल को सुनने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा सा गया। उसके बाद एक और सवाल पूछ लिया, उसका भी आंसर ठीक से नहीं दे पाया। उसके बाद जो थर्ड मेंबर है उन्होंने रैंडमली कहीं से कुछ पूछ लिया मिसाइल प्रोग्राम के बारे में कि इंडिया का इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, उसमें कौन कौन से मिसाइल हैं। इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं था मेरे साथ, मेरे करियर के साथ, मेरे इंटरव्यू प्रोसेस के साथ, मेरे डैफ के साथ। अब मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू हो गया ख़त्म। इन्होंने पता नहीं क्या सवाल पूछ लिए, प्लस इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरे पसीने छूटने लगे लिटरली, और बहुत ज़ोर से स्वेटिंग होने लगी। मैं आज भी याद करता हूँ, थोड़ी हंसी से आती है, लेकिन ये हुआ मेरे साथ। मैंने रुमाल निकाला, कोशिश करी अपने चेहरे को साफ करने की। इंटरव्यू पैनल को लग गया कि इसका कॉन्फिडेंस अब टूट गया है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग टू नो कि उनमें से तुरंत चेयरमैन मैडम ने बोला कि कुणाल आर यू फीलिंग वार्म, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैंने कहा मैम थोड़ी दिक्कत हो रही है। इमीडिएटली जो 2 मेंबर्स ने मेरा इंटरव्यू ख़राब किया, दोनों अपने सीट से उठ गए। एक ने जाके खिड़की खोल दी, एक ने तुरंत फ़ैन ऑन कर दिया, अपने अपने वार्म क्लोथ्स ले यार खुद लेकर बैठ गए।
चेयरमैन मैडम ने अपना शॉल अपने सर के ऊपर रख लिया और फिर इंटरव्यू लिया मेरा, और फैन चलने दिया पूरे टाइम तक। उसके बाद मेरा इंटरव्यू ठीक हो गया, मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील किया, मैंने इमीडिएटली अपोलोजाइज भी किया कि सॉरी मैम फॉर दिस ब्रीफ इंटरप्शन, आई शुड हैव नोन इट वुड बी वार्म इनसाइड एंड प्रोबेबली आई शुड नॉट हैव वोर अ सूट हियर। मैडम ने कहा कोई बात नहीं, इससे इस चीज़ को भूल जाओ, लेट्स कंटिन्यू इंटरव्यू प्रोसेस। उसका इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ गया मेरा, जो सवाल पूछे सारे सवालों का जवाब दिया। जाते जाते मैंने एक बार फिर से सॉरी बोला फॉर दिस ब्रीफ इंटरप्शन। मैडम ने कहा नो प्रॉब्लम प्लीज़। मैं अब देखिए क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपका क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन जो है, इसको करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ही, लेकिन यूपीएससी का पैनल भी इस बात को समझता है कि आप प्रेशर में आए हैं, यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर है, और आप जो है अगर किसी चीज़ को लेकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो यूपीएससी का पैनल आपको कंफर्टेबल फील करवाएगा। यूपीएससी का पैनल आपको कंफर्टेबल फील करवाएगा। आप देखिए, मेरे लिए, सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए, चेयरमैन मैडम ने अपने सर के ऊपर शॉल रख लिया, बाकी लोगों ने अपने वार्म क्लोथ पहन लिए और पूरे टाइम फैन चला दिया। इट वॉज देयर ड्यूटी टू इंश्योर कि मैं ठीक से अपने आंसर दे पाऊँ, तो दे विल गो अप टू दैट एक्सटेंट। तो यू ऑल्सो इम्प्रूव योर सेल्फ। आपके साथ ऐसा ना हो, ऐसा ना हो तो ही बेटर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा होने पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को अच्छे मार्क्स मिले थे उस साल, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, लेकिन आप अपने एक्सपोजिशन को जितना इम्प्रूव कर सकते हो उतना इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। यूपीएससी पैनल विल इंश्योर कि आप क्लियरली अपने सवालों के जवाब दे पा रहे हैं, आपको कोई अनकंफर्ट फील नहीं होने देंगे, कोई डिस्कंफर्ट फील नहीं होने देंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ जजमेंट। अगेन, अगर आपके पास क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन है तो आपका जजमेंट ठीक होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ जजमेंट? देखिए, जजमेंट आपका रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, जजमेंट आपका रेवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए, आपको क्रांति लेकर नहीं आनी है। इसका मतलब क्या है? इसे मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी देता हूँ, एथिक्स का एक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी जिला के जिलाधिकारी हैं, वहाँ पे हाउसिंग प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, ठीक। अब उस हाउसिंग प्रोग्राम में एक बूढ़ी औरत आपके पास आती है और आपसे ये कहती है कि मालिक, मुझे जो पिछले साल घर मिला था उसमें कोई और आके रह रहा है, मुझे वो घर नहीं मिला, मेरी मदद करो। अब आप क्या करेंगे? आपके पास पावर है उसको एक्स्ट्रा घर अलॉट कर देने की। अब आप क्या करेंगे? देखिए, आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है। या तो आप उसको मना कर दें, पोलाइटली मना करेंगे कि नहीं नहीं, आपको तो अलॉट हो चुका है, कागज़ पर हमारे पास रिकॉर्ड है, आपको तो उसी घर में रहना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको एक नया घर अलॉट कर दें। क्या ये दोनों के दोनों ऑप्शन प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ये है कि उसको जो घर अलॉट हुआ है उसको उसी घर में रहने की, उसको उसी घर में रुकवाने का इंतजाम आप करें, जिसने कब्जा किया उसको खाली करवाएं। दैट विल बी द मिडिल ग्राउंड, दैट विल बी अ बैलेंस जजमेंट कि हाँ, आपको जो घर अलॉट हुआ, अगर आपको नहीं मिला वो घर, अगर वहाँ कोई और रह रहा है, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर कि आपको वो घर मिले, तो आप उसको वो घर फिर से अलॉट कराने के लिए कोशिश करेंगे। ये होता है आपका बैलेंस ऑफ जजमेंट। बट मान लीजिए कि जिस घर को कब्जा किया गया उस घर में अगेन कोई बहुत पुअर एंड ओल्ड फैमिली रह रही है, तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, टू सी योर बैलेंस ऑफ जजमेंट, कि क्या आप एक वेल रीजन्ड, एक वेल थॉट आर्गूमेंट, एक वेल थॉट प्लान ऑफ एक्शन बता सकते कि नहीं बता सकते। एंड इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू योर एथिक्स केस स्टडीज क्वेश्चंस। एथिक्स के स्टडी में क्या करते हैं, हम लिखते हैं ना ऑप्शन ए बी सी डी ई, सारे के प्रोज कॉन्स लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये ऑप्शन बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, जस्टिफाई करते हैं। कैसे जस्टिफाई करते हैं? बाय यूजिंग योर बैलेंस ऑफ जजमेंट, कि हाँ, दिस ऑप्शन इज द बेस्ट बिकॉज इसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हो रहे हैं, इसमें राइट सभी के सिक्योर्ड है। तो दे विल लुक फॉर दैट काइंड ऑफ बैलेंस इन योर आंसर्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज योर वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे अगेन वही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा मैं, दैट आपके इंटरेस्ट पे जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो आपसे एक्सपेक्ट करता हो यूपीएससी कि आपको पता होने चाहिए, उन्हीं इंटरेस्ट एरियाज में यूपीएससी जाएगी, ठीक है। जैसे मेरे से रैंडम क्वेश्चन पूछ दिया ना इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, इस तरह के रैंडम क्वेश्चन हो सकता है आपके इंटरव्यू में आए, लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी विल ऑलवेज इवेल्युएट यू ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर्स दैट यू हैव एक्चुअली गिवन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आंसर्स दैट यू कुडंट गिव और यू डिडंट गिव। उसको आप भूल जाइए। जो क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाए उसको, क्वेश्चन को इमीडिएटली भूल जाइए, अगले क्वेश्चन के ऊपर पूरा फोकस करिए। ओके,
सो वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। अब आपके इंटरेस्ट कहाँ कहाँ हो सकते हैं? देखिए, अगर आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या सिविल सर्वेंट ऑलरेडी हैं, फिर से इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग नेशन टुडे, यानी कि न्यूज़ के थ्रू आपके इंटरेस्ट एरिया डेवलप हो सकते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट्स के ऊपर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपके हॉबीज़ में। तो ये सारे ब्रॉड एरियाज़ हैं, इन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस। देयर वी विल सी कि आपके इंटरेस्ट एरियाज़ को यूपीएससी कैसे प्रोब करती है। ओके, नेक्स्ट आइए, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन, सामाजिक गुण। आपका लीडरशिप स्किल कैसा है, आप कितना मिलजुल के काम कर सकते हैं, क्या आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं, क्या लोग आपको फॉलो कर पाते हैं, वगैरह वगैरह। एंड लीडरशिप नेचुरली इट इज एक्सपेक्टेड। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी, ये टर्म तो आप लोगों ने पढ़ा ही एथिक्स के चैप्टर में। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी? मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मोरल्स जो है आपके, उसमें कहीं कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो आप आर्गूमेंट्स देते हैं, यानी कि आपका इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, उसमें भी कहीं कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज योर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। फाइनली यूपीएससी ये बोलती है कि द टेक्निक ऑफ द इंटरव्यू इज नॉट दैट ऑफ स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। आपके साथ इंटरोगेशन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि आपको कैदी बना के बिठा दिया और पुलिस अब सवाल जवाब कर रही है, ऐसा नहीं है। ना ही आपको कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और जज के सामने सवाल जवाब किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा हम में से कई लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, घर के बड़े बुजुर्ग जैसे बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपसे बातें की जाएंगी। ओके, तो कोई स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। हाँ, जो आप बोलेंगे ना, उससे अगला सवाल ज़रूर आ सकता है, लेकिन जब वो देखेंगे कि ज़्यादा हो रहा है आपके लिए, तो उस चीज़ को वहीं ड्रॉप कर देते हैं वो लोग, उसमें ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करते, ठीक है। बट ऑफ ए नेचुरल दो डायरेक्टेड, यानी उद्देश्य भरा और पर्पोसिव कॉन्वर्सेशन विच इज इंटेंडेड टू रिवील द मेंटल क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो कोई स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है, आपको ट्रायल पर नहीं रखा गया वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको बंदी बना के कोर्ट में पेश कर दिया गया, चलो जवाब दो, इससे बिल्कुल नहीं है। आपके साथ कॉन्वर्सेशन होगा, वार्तालाप होगी, जो कि पर्पस उसका ये है कि देखा जाए कि आपके मेंटल क्वालिटीज़ क्या हैं, बस आपको कितना इंटरेस्ट है चीज़ों में, आप कितना अवेयर हैं, कितना अपडेटेड हैं, वगैरह वगैरह, ठीक। और प्लस आप कैसे बोलते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपका सोशल कोहेजन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इंटरव्यू मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगे, ठीक। नाउ फाइनली आई मेड दिस स्लाइड, इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ आपको बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, आप लोगों को ऑलरेडी पता है इसके बारे में। इस स्लाइड के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो इंटरव्यू के मार्क्स और 275 मार्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग योर फाइनल रैंक, योर कैडर, है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं मैंने जिनके रिटन एग्जामिनेशन में, मेन रिटन एग्जामिनेशन में कट ऑफ से हार्डली 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक। बट इंटरव्यू में दे आर एबल टू स्कोर 200 प्लस, सो दे गेट गुड रैंक, दे आर एबल टू गेट IRS, IPS एक्सेट्रा, ठीक। ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनके रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं, लाइक कट ऑफ से 60-70 मार्क्स ऊपर, बट इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली 140-130 मार्क्स आ गए एंड दे वर अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ द लिस्ट। बट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आपका जितना मेन एग्जामिनेशन का रिटन पार्ट होता है, इसमें जितने लोग क्वालिफाई करते हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मार्क्स का। ऑब्वियसली टॉपर तो बहुत आगे चल रहा होगा, उसको छोड़ दीजिए, ही विल बी लाइक 100-120 अबव कट ऑफ, उसको छोड़ दीजिए आप। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2700 पीपल जिन लोगों ने क्वालिफाई किया मेन एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज, अपने अपने कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके मार्क्स में। दैट इज़ वाई इंटरव्यू बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट। और अगर आप रैंक एंड मार्क्स एनालिसिस करेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन का, यू विल सी कि हाउ इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू हैज़ बिकम फॉर डिटरमाइनिंग योर फाइनल रैंक, और रैंक के बाद आपका कैडर। अगर आपको ऑल इंडिया सर्विस मिलता है, देन योर कैडर ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ योर रैंक। तो इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। एक एक मार्क से लोग आगे पीछे हो जाते हैं, जस्ट बाई 1 मार्क आपका कैडर चेंज हो सकता है। आज जो नई कैडर पॉलिसी आ रखी है सरकार की, उसमें आप देखिएगा अब आप कैडर को जोन वाइज भरना होता है। हो सकता है आपका 1 मार्क से छूट जाए और आपको होम जोन के बदले कोई डिस्टेंट जोन मिल जाए।
उसमें कोई खराबी नहीं है, बट फिर भी आपके प्रेफरेंस अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा, दैट विल बिकम एन इशू फॉर यू। ओके, तो इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लीजिए, इंटरव्यू में बिल्कुल भी आप उसको कैजुअल तरीके से मत लीजिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू, इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। क्वालिटीज टू बी रेटेड इन पर्सनैलिटी टेस्ट बाय कोठारी कमेटी। इस स्लाइड को मैंने इसलिए रखा है बिकॉज कोठारी कमेटी फॉर्म हुई थी, इसने कुछ क्वालिटीज़ की लिस्ट रिकमेंड की यूपीएससी को कि आप पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान क्या चीज़ें देखें। ब्रॉडली वही सारी क्वालिटीज हम लोगों ने देखा है यूपीएससी के सिलेबस में, उसके नोटिफिकेशन में, फिर भी एक बार देख लीजिए। क्लैरिटी ऑफ एक्सपोजिशन यानी एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग एबिलिटी, देखिए यूपीएससी में कई बार ऐसा होगा कि आपसे उन्होंने क्वेश्चन 1 पूछा, आपने उसका आंसर 1 दे दिया, लेकिन आपके आंसर 1 से क्वेश्चन 2 फ्रेम कर दिया उन लोगों ने, और अब आपको इसका आंसर देना है तो आप आंसर 2 देंगे। अब बात यह है कि आपका आंसर 1 और आंसर 2 के बीच में लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर 1 और आंसर 2 जो है सो इलॉजिकल हो या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी खत्म होगी, ठीक। और A1 A2 में अगर आपने लिंक नहीं किया तो आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के लिंक को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। दिस शोज दैट यू डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग। फिर आप तर्क नहीं कर सकते, आप वाद विवाद नहीं कर सकते, और विवाद नहीं करना है, तर्क करना है बस, ठीक है। तो रीजनिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे हो सकता है कि किसी एक इशू पे गवर्नमेंट का अपना कुछ स्टैंड है, अपोजिशन पार्टी का अपना कुछ स्टैंड है, ठीक है। यूपीएससी ने आपसे अपोजिशन पार्टी के स्टैंड पे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये स्टैंड तो सही लगता है, ये बात तो बिल्कुल सही ऐसी होनी चाहिए, तो क्या आप सीधा मना कर देंगे इस बात को, या फिर आप मना करते हुए गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है अगेंस्ट अपोजिशन ऑन दैट इशू, उस स्टैंड का रीजन, उस स्टैंड का ग्राउंड्स मेंशन करके आंसर देंगे। अगर आप करते हैं मेंशन, दैट शोज योर रीजनिंग एबिलिटी। आप किसी भी टॉपिक को अलग अलग एंगल से जब देखेंगे देन यू ओनली यू विल बी एबल टू रीजन इट आउट। जैसे देखिए, जैन धर्म में एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है शादवाद या निकांतवाद का। मतलब कि किसी भी चीज़ को देखने कई सारे तरीके होते हैं। एक पॉपुलर स्टोरी है इसमें कि मान लीजिए किसी एक रूम में हाथी को बंद कर दिया गया, ठीक है, और कुछ लोगों को रूम के अंदर भेजा गया, लेकिन उन लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी लगा दी गई और बोला गया कि जाओ देख कर आओ कि रूम में, या पता करके आओ कि रूम में क्या चीज़ रखी है। अब जब वो लोग अंदर जाएंगे रूम में तो उनमें से कोई हाथी के किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को टच करेगा, ठीक, कोई सूट टच करेगा, कोई पैर टच करेगा, कोई पूंछ टच करेगा, कोई पेट टच करेगा, बट क्या कोई भी कंप्लीट पिक्चर बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। कंप्लीट पिक्चर कब पता चलेगी? जब ये सभी लोग बाहर आकर के आपस में डिस्कस करें और रीजन आउट करें कि मैंने जो फील किया वो क्या चीज़ था, तब जाकर कंप्लीट पिक्चर या द बिग पिक्चर बन पाएगा। इसे कहते हैं आपका रीजनिंग एबिलिटी, कि आर यू एबल टू रीजन आउट और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट आइए एप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज। मैंने बताया आपको क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमुलेशन के बारे में। अवेयरनेस एंड कंसर्न फॉर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब देखिए, हम में से कई लोग प्रिपरेशन करते वक्त किसी न किसी एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक कॉज को लेकर बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न फील करते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू होगा, उनका प्लान होगा कि जब मैं IAS बन जाऊंगा, IPS बन जाऊंगा तो इसके ऊपर काम करूंगा या करूंगी, ठीक। कुछ लोगों के लिए ड्रग्स के ऊपर इशू होगा, कुछ लोगों के लिए वुमेन राइट्स के ऊपर इशू होगा। यहाँ पे आपको अवेयरनेस तो सारे के सारे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ होती है बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन, और जितना मटेरियल हम लोग पढ़ते हैं तो कोई इशू छूटता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे आपके साथ में एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। कई बार इंटरव्यू में ऐसा होता है दैट पैनल आपसे ये बोलेगा कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको किसी जिले का जिलाधिकारी बना दिया गया, यू हैव बिकम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाउ, विच इशू वुड यू वांट टू टैकल। या क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन करी, आपने इंडिया के बारे में बहुत चीज़ें जान ली हैं, यू नो अबाउट मेनी इश्यूज, अब आप ये बताइए कि आपका पेट इशू कौन सा है, ठीक। यहाँ पे आपको मौका मिलता है इंटरव्यू को अपने स्ट्रेंथ की ओर खींच के लेके जाने का। अगर आप रियली में चाइल्ड लेबर को लेकर बहुत कंसर्न है, अगर आप रियली में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर बहुत कंसर्न है, ठीक है, तो आप इन इश्यूज़ का नाम यहाँ पे ले सकते हैं
और आप बोल सकते हैं पैनल को कि सर इस इशू को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न फील करता हूँ या करती हूँ, इस इशू को लेकर मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है, इस इशूज़ को सॉल्व करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। दिस विल शो कि आपका अवेयरनेस जनरल तो है ही, साथ में कोई पर्टिकुलर इशू आपका बहुत स्पेसिफिक भी है। ओके, आइए नेक्स्ट आते हैं। रेंज एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स रिलेवेंट टू इंटरेक्शन विद पीपल, मतलब आपके सोशल ट्रेट्स, आपके सामाजिक गुण कैसे हैं उसके ऊपर देखना है। ओके, सो दिस आर दी क्वालिटीज suggested by कोठारी कमिटी, ब्रॉडली सेम टू सेम क्वालिटीज एज यूपीएससी इज टेस्टिंग, बस थोड़े वर्ड्स का डिफरेंस है। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि भाई यूपीएससी आपसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करती है, आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, और यूपीएससी जो है आपसे किस तरह के सवाल पूछ सकती है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन। मैंने इस प्रेजेंटेशन में कोशिश करी है आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देने की कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो इंटरव्यू प्रोसेस है या जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो आपसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। आप इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आई एम मोस्ट हैप्पी टू हेल्प, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। आप मुझसे जुड़ सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, थ्रू ईमेल, बाकी फेसबुक और इंस्टा के लिंक्स मैंने आपको दे रखे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोज में विल सी कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर DAF, आप किस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।